आधुनिक भारत सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए एक प्रामाणिक पुस्तक, लेखक S.K. पांडे। इसका कंटेंट है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मुगल साम्राज्य का पतन तथा विघटन, नवीन राज्यों का उत्थान, मराठा राज संघ, भारत में ब्रिटिश 1857 कंपनी, धार्मिक ब्रिटिश भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्र युग। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन में प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंध यूनानियों के साथ आरंभ हुए। मध्यकाल में यूरोप का भारत से व्यापार कई मार्गों से होता था। एक मार्ग फारस की खाड़ी तक समुद्र के रास्ते जाता था, वहाँ से फिर इराक और तुर्की होकर जमीन के रास्ते। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक मार्ग फारस की खाड़ी तक समुद्र के रास्ते जाता था। तो फारस की खाड़ी मैप में ये है वर्ल्ड का मैप। ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया इंडिया। इंडिया में से ये फारस की खाड़ी, ये लाल लकीर दिए हैं, ये तो आपका फारस की खाड़ी, और ये है रेड सी। फारस की खाड़ी से यहाँ बोल रहा है कि एक मार्ग फारस की खाड़ी तक समुद्र के रास्ते जाता था। फारस की खाड़ी तक समुद्र के रास्ते जाता था। तो देखिए यहाँ पे एक मार्ग, ये इंडिया है। इंडिया से ये एक मार्ग फारस की खाड़ी, ये दिस वन इज नोन एज फारस की खाड़ी, यही फारस की खाड़ी है। इस फारस की खाड़ी से यूरोपियन ट्रेडर्स लोग इस फारस की खाड़ी से इंडिया आते थे और इधर से मसाला का व्यापार करते थे। इस फारस की खाड़ी से, वही इसमें बोल रहा है कि एक मार्ग फारस की खाड़ी तक समुद्र के रास्ते जाता था, वहाँ से फिर इराक और तुर्की होकर ज़मीन के रास्ते एवं आगे के जरिए वेनिस और जेनेवा को जाता था। तो वहाँ से फिर इराक और तुर्की होकर, तो ये यहाँ फारस की खाड़ी है और यहाँ फारस की खाड़ी है। एक मार्ग फारस की खाड़ी से वहाँ से फिर इराक और तुर्की होकर ज़मीन के रास्ते। तो ये फारस की खाड़ी के बाद ये इराक है और ये ही तुर्की है। ये इजिप्ट हो गया, ये इराक और तुर्की यहीं पे है। ये फारस की खाड़ी को इराक और तुर्की होते हुए ये है जेनेवा और वेनिस और जेनेवा जाने के लिए ये पहला मार्ग जो था फारस की खाड़ी से होकर के इराक और तुर्की होते हुए वेनिस और जेनेवा जाता था। ठीक है, आगे एक मार्ग फारस की खाड़ी समुद्र वहाँ फिर इराक और तुर्की होकर ज़मीन के रास्ते, क्योंकि ये ज़मीन ही है, यहाँ से फारस की खाड़ी से जाते हुए ये ज़मीन के रास्ते यहाँ से गया। उसके बाद होकर वेनिस और जेनेवा तक जाता था। ऑब्वियस है, ये वेनिस है, वेनिस जेनेवा यहीं पे है, वेनिस जेनेवा जाता था। ठीक है, एक दूसरा मार्ग लाल सागर होकर मिस्र की सिकंदरिया तक थल मार्ग, और वहाँ से समुद्र के जरिए वेनिस और जेनेवा पहुँचता था। तो मैप में इसे देखें तो ये इंडिया है, ये एक मार्ग ये हो गया, दूसरा मार्ग यहाँ पे है। तो दूसरा मार्ग यहाँ पे बोल रहा है, दूसरा मार्ग लाल सागर होकर, है ना, तो ये लाल सागर है। दूसरा मार्ग यहाँ से लाल सागर होकर मिस्र की सिकंदरिया तक थल मार्ग। हाँ तो ठीक है, ये मिस्र है, इजिप्ट है, ये इजिप्ट है, रेड डॉट में इजिप्ट है। ये मिस्र होकर ये थल मार्ग, क्योंकि ये लैंड रूट है। यहाँ से लैंड रूट के थ्रू इजिप्ट में क्रॉस करके फिर
सिकंदरिया तक थल मार्ग, और वहाँ से समुद्र के जरिए वेनिस जिनेवा। तो समुद्र के जरिए वेनिस, ये वेनिस जिनेवा है। यहाँ पे ये थल मार्ग तक इजिप्ट क्रॉस किया, उसके बाद समुद्र के जरिए, क्योंकि ये समुद्र है, समुद्र के जरिए फिर जिनेवा और वेनिस तक पहुँच गया। ठीक है, दूसरा मार्ग। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक तीसरा मार्ग कम प्रचलित थल मार्ग भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के दर्रों से होकर मध्य एशिया, ठीक है ना। ये एक तीसरा मार्ग कम प्रचलित थल मार्ग भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट सीमा प्रांत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये हो गया, ये नॉर्थ इंडिया है, ये नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ है। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में दर्रा, हिमालय का दर्रा वर्रा से होकर के ये इधर से होते हुए सेंट्रल एशिया, तो ये सेंट्रल एशिया है पूरा, ये सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से होते हुए ये यहाँ से लैंड रूट के थ्रू होते हुए ये वेनिस और जिनेवा की ओर जाता है, और यहाँ से फिर ट्रेड होता होगा इंडिया में। यूरोपियंस लोग इधर से भी ट्रेड करता होगा, जो कम प्रचलित है, मतलब ज़्यादा फेमस नहीं है। ठीक है, समुद्र के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से मध्य एशिया, रूस, ठीक है। उसके बाद तीसरा, अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि कम प्रचलित थल मार्ग भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत दरों से होकर मध्य एशिया, रूस तथा बाल्टिक सागर को पार करता हुआ जाता था। तो बाल्टिक सागर कहाँ पे है? ये इंडिया है, यहाँ से मध्य एशिया से होते हुए ये जाते जाते यहाँ ये बाल्टिक सागर है, बाल्टिक ओशन, बाल्टिक सी। यहाँ से बाल्टिक सी को पार करके वेनिस और जिनेवा से ट्रेड होता था। ठीक, अब यहाँ पे है कि जरिए वेनिस जिनेवा से होता था बाल्टिक सागर। इस तरह भारत को, ठीक ना, इस तरह भारत को यूरोप से मिलाने वाले दो मुख्य समुद्री मार्ग थे। प्रथम फारस की खाड़ी और होकर एवं दूसरा द्वितीय लाल सागर से होकर। इसमें फारस की खाड़ी वाला मार्ग ज़्यादा प्रचलित था, मतलब ये फारस की खाड़ी जो है, ये फारस की खाड़ी वाला ज़्यादा प्रचलित, बहुत फेमस, मैक्सिमम फेमस था। उसके बाद बड़े ज़्यादा फेमस था, फारस की खाड़ी होकर द्वितीय हो गया। यूरोप से मिलने वाले दो मुख्य मंदिर, क्यों द्वितीय सागर, इसमें फारस की खाड़ी वाला मार्ग ज़्यादा प्रचलित था, क्योंकि लाल सागर वाला मार्ग अत्यधिक कोहरे के कारण दुष्कर था। ठीक है, लाल सागर वाला, ये लाल सागर वाला बहुत ही कोहरा था, दुष्कर था। ठीक है, एशिया का अधिकांश व्यापार, ठीक ना, एशिया का अधिकांश व्यापार अरब वासियों के हाथ में था, जबकि भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार इतालवी व्यापारियों के एकाधिकार में था। एशिया का अधिकांश व्यापार अरब वासियों के अधिकार में था। इसका मतलब ये है कि ये है एशिया, है ना, अधिकांश व्यापार अरब, यहाँ पे अरब है, ये यहाँ पे सऊदी अरब है, अरब वासी लोग यहीं पे था। तो ये ऑब्वियस है कि यहाँ पे रेड सी और फारस की खाड़ी, पर्शियन सी, दोनों पे कब्जा कर लेने से इसका मोनोपोली हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे मोनोपोली हो गया होगा इसका, अरबवासी का। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि एशिया के अधिकांश व्यापार अरबवासियों के हाथ में था, जबकि भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार इतालवी व्यापारियों के अधिकार में था। ठीक है, भूमध्य सागरीय, ठीक है, इतालवी, यह व्यापार पूर्वी देशों के गर्म मसालों के कारण बहुत महत्वपूर्ण था। पूर्वी देशों के गरम मसाला, क्योंकि इंडिया में गरम मसाला बहुत फेमस है, इसका गरम मसाला यूरोप तक भी जाता था। ठीक है, क्योंकि गरम मसालों के यूरोप में बहुत मांग था, ये मसाले यूरोप में बहुत महंगे बिकते थे, क्योंकि जाड़ों में नमक और काली मिर्च डले गोश्त पर ही वे जिंदा रहते थे। ठीक है, 1453 ईस्वी में, अब आता है इसमें टर्निंग पॉइंट, 1453, 1453 में ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। इस कारण पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य संपर्क स्थापित करने वाला मार्ग भी तुर्कों के अधीन आ गया। अब यहाँ कहना चाह रहा है कि कुस्तुनतुनिया पर, है ना, ये वाला जो एरिया है ना, ये ही है कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया पे अगर कोई भी अधिकार कर लेता है, मान लो
कि ये मान लीजिए यहाँ पे टर्की लोग कैप्चर कर लेता है इस एरिया को, तो ये क्या होगा, यूरोपियन कंट्री से जो ट्रेड करने के लिए जो व्यापारी लोग आएगा, ट्रेडर्स, वो यहाँ पे इसको एंट्री होने ही नहीं देगा। जब एंट्री नहीं होगा तो ये रेड सी में भी नहीं जा पाएगा और पर्शियन सी, फारस की खाड़ी और लाल सागर दोनों तरफ से बैन हो जाएगा। ये इंडिया से ट्रेड कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये वही यहाँ पे बोल रहा है, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया, इस कारण पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य, पूर्वी और पश्चिमी देशों, सही बात है, ये पूर्वी इधर है, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, पूर्वी देश पश्चिमी देश, पूर्वी देश से पश्चिमी देश के बीच व्यापार, ये पूर्वी देश और पूर्वी देश और पश्चिमी देश के बीच में जो व्यापार था वो कुस्तुनतुनिया पे कैप्चर हो जाने के कारण क्या हो गया, बंद हो गया, रुक गया। उसके बाद कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया, इस कारण पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य संपर्क स्थापित करने वाला मार्ग भी तुर्कों के अधीन आ गया। ठीक है, टर्की लोग कैप्चर कर लिया। उन्होंने यूरोप के व्यापारियों को अपने साम्राज्य से होकर पूर्वी देश से व्यापार करने में की सुविधा देने से इनकार कर दिया। वही बात बता रहा कि यूरोपियंस लोग जो था वो, ये है यूरोपियन, ये है, दिस वन इज यूरोपियन, ये है ये यूरोपियन, यूरोप इसी को कह सकते हैं, यही कहते हैं, ये यूरोप है। यूरोपियंस यहाँ पे इंडिया से व्यापार करने के लिए ये दोनों रूट से आता जाता था, लेकिन कुस्तुनतुनिया यहाँ कैप्चर कर लिया, इसके कारण ये इसको प्रॉब्लम होने लगा, यहाँ से इंडिया आने में दिक्कत होने लगा। और ये कुस्तुनतुनिया जो है जाने भी नहीं दे रहा था, रोक लगा के रखा था। ठीक है, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, पूर्वी और पश्चिमी देशों हो गया। ये देखिए, यूरोप के व्यापारियों को अपने साम्राज्य से होकर पूर्वी देशों से व्यापार करने की सुविधा देने से इनकार कर दिया। पहले वेनिस और जनेवा के व्यापारियों ने यूरोप और एशिया के बीच व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। ठीक है, वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों ने यूरोप और एशिया के बीच व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। यूरोप और एशिया के बीच का व्यापार पर वेनिस और जेनेवा ने एकाधिकार, इस कारण यूरोप के नवीन राष्ट्र स्पेन और पुर्तगाल व्यापार से बहिष्कृत थे। ठीक है, अभी जो है ये रेड सी था एक रूट जाने के लिए, एक फारस की खाड़ी एक रूट, दूसरा रूट रेड सी इंडिया से व्यापार करने के लिए। यूरोपियंस लोग इधर से आता जाता था, यहाँ कुस्तुनतुनिया कैप्चर कर लिया। और वेनिस और जेनेवा का जो था ये इधर से व्यापार का मोनोपोली था। अभी यहाँ पे एक नया ये है स्टेट, स्पेन और पुर्तगाल, ये दिस वन इज स्पेन एंड दिस वन इज पुर्तगाल। ये स्पेन और पुर्तगाल इस ट्रेड से, इसका मोनोपोली और ये यहाँ कुस्तुनतुनिया का मोनोपोली के चलते इधर आ नहीं सकता था, आने से बैन था। ठीक है, आ नहीं पा रहा इधर, तो ये उस ट्रेड से टोटली अलग हो गया, ये ट्रेड कर ही नहीं पा रहा था, इसको ट्रेडिंग में पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी ये क्या फर्दर ये इधर सर्च करेगा, इधर से रूट निकालेगा, फिर ये इंडिया से ट्रेड करता, बाद का बात है। अभी यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का एकाधिकार कर लिया, इस कारण नवीन राष्ट्र स्पेन और पुर्तगाल व्यापार से बहिष्कृत थे। लेकिन गरम मसाले के महत्व और भारत की विख्यात वैभव के लोभ से पूरब के साथ व्यापार करने को ये लालायित थे, क्योंकि अभी इंडिया का गरम मसाला बहुत ही फेमस था और यूरोपियन कंटिनेंट में पूरा बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो चुका था। तो स्पेन और पुर्तगाल, और एक्चुअली वो लोग यूरोपियन कंटिनेंट से बहुत ही प्रॉफिट कमा रहे थे मसाला से, प्रॉफिटेबल बिजनेस होने के चलते ये पुर्तगाल और स्पेन, ऑब्वियस है कि इसका भी माइंड में आया होगा कि भाई हम भी पूरा बिजनेस करें, हम भी ट्रेड करें, प्लस इसको मसाला हाई रेट में भी खरीदना पड़ रहा होगा। इसीलिए पश्चिमी यूरोप के नवीन राज्यों ने, वही स्पेन और पुर्तगाल, भारत और इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों तक पहुंचने के लिए नए और अपेक्षाकृत कम जोखिम भरे मार्ग ढूंढने आरंभ कर दिए। ठीक है,